Very good morning, students of class 10th. Here again, I am Poonam Prasad with your topic Hardship, Hunger and Popular Revolt 1830 of your chapter number 1, Rise of Nationalism in Europe, of your sub-subject History. Students, in our earlier classes, we came across with the Greek War of Independence and we came across with the age of revolution 1930 to 1830 to 1848, right? In that we came across with July Revolution 1830 in France, then Greek War of Independence, which we called it as the Treaty of Constantinople, then Romanticism, the contribution of Romanticism in the rise of nationalism in Europe. Students, in our today's topic, we are going to deal with the economic conditions of Europe during 1830, or why this year was called as hardship, hunger and of the popular revolt. Fine, let's talk on the topic. Students, we have to, sometimes it is a very important question, a very promising question usually come in your board exams, that explain the economic condition of Europe during 1830, or you have to explain the reasons behind the great economic hardship in Europe during the period of 1830. So let's talk on this particular question. Students, in that period of time, जब कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव रिजीम्स ने एक्वायर्ड किया था, वहीं पे कंजर्वेटिव रिजीम्स, तो 1815 ऑस्ट्रिया जो हमारा ट्रीटी ऑफ वियना था, उसके बाद किस तरीके से लिबरलिस्ट ने, लिबरल रिवोल्यूशनरीज, दे अगेन स्टूड अप अगेंस्ट द कंजर्वेटिव रिजीम्स. लेकिन अगर हम इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें, children of that period of time, population बढ़ रहा था. In most countries, there more seekers of the job than employment. Why? Because of population growth in the first half of 19th century in all over the country. It means in all over the continent, you can say Europe. Population growth was the prime factor behind of that. एक तरफ रूरल जो कंट्री साइड था, वहाँ की इकोनॉमी, इट वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय द पीपल. सो व्हाट दे थॉट, वो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन दे माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, जिसके कारण से क्या हो रहा था, जो सिटीज़ थी दे बिकेम ओवर क्राउडेड, क्योंकि सिटीज़ के भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी थी. और अचानक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन या मशीनी युग आया, और उसके बाद ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका था इंग्लैंड में, लेकिन लेटर ऑन यूरोप के अदर पार्ट्स में पहुंचने में उसको जो देर लगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज 19th सेंचुरी में जब वो पहुंचा, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टूवर्ड्स द ओवर क्राउड इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल. हेवी मूवमेंट ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, जिसके कारण लोगों को उन एरियाज़ में रहना पड़ा जो एरियाज़ ओवर क्राउडेड स्लम्स कहलाता था. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बिन स्टार्टेड. सबसे ज़्यादा जो लॉस था वो था टेक्सटाइल, या जो स्टिफ कंपटीशन झेलना पड़ रहा था उस वक्त, वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री को. टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्यों? क्योंकि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे बेटा, उस टाइम पीरियड में, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड में पहले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, मशीनी युग आ चुका था, लेकिन यूरोप के अदर कंट्रीज़ में देर से पहुंचा. अल्टीमेटली क्या हुआ, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनको मशीनों के आने से कंपटीशन उनके लिए बढ़ गया. उनको उनका जो प्रोडक्शन था, इट हैम्पर्स ड्यू टू द यू कैन से ड्यू टू द मशीन्स, चीप मशीन्स एट दैट टाइम. देयरफॉर वी कैन से दैट टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज बैडली हिट बाय टेक्सटाइल मिल्स, और बैडली हिट बाय दिस मशीन्स, upcoming of the machines at that time faced by the small producers.
peasants, they also suffered a lot. Why? Because they were overburdened with feudal dues. उनको ऐसे ही टैक्सेस पे करने पड़ते थे peasant ग्रुप को. And the aristocracies जो थी, they enjoyed the powers over there. तो जहाँ पे एरिस्टोक्रेसीज इंजॉय कर रही थी, यानी ज़मींदारी प्रथा या सामंतीवादी प्रथा अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल मान रहे थे, वहीं पे जो पीजेंट्स ग्रुप थे वो ओवरबर्डन थे. तो ये सब कारण था बेटा कहीं ना कहीं रिवोल्ट का. जैसे हमने इंडियन पर्सपेक्टिव में भी देखा किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट था, किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था, किस तरीके से फोर्स रिक्रूटमेंट थे, या फार्मर्स की लाइफ जो थी उनको और ज़्यादा देवर पुअर एट द टाइम, है ना बेटा, वो ओवरबर्डन थे. तो अल्टीमेटली टुगेदर ये सारे एक रीजंस बने रिवोल्ट ऑफ 1830. द राइज ऑफ फूड प्राइजेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, उसने कहीं ना कहीं लोगों को द पीपल, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट अल्टीमेटली ब्रॉट द पेरिस पीपल आउट ऑन द रोड्स. बैरिकेड्स वर इरेक्टेड. द वर्ड इज erected beta. The word here is erected. The barricades were erected, and Louis Philippe, which was Louis Philippe को किसने किया था बेटा? Louis Philippe को किया था रिवोल्यूशनरीज ने, लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने राजा बनाया था, बट ही वॉज अनेबल टू सस्टेन और टू मेक, वो अपनी प्रजा को वो फुलफिल, उनकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया. अल्टीमेटली क्या हुआ, जो प्रजा थी वो विद्रोही हो गई. लुइस फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली एंड National Assembly proclaimed republic, granted suffrage to all adult males over 21 years and guaranteed right to work. National workshops to provide employment were set up during that period of time. Ultimately जो लुइस फिलिप, उनको भागना पड़ा. People were in the mood to revolt again, and that was the you can say that was the scenario, the social and political scenario ultimately leads towards the revolt of 1848. Students, एक बहुत important issue इसमें आता है, and that is what we called it as Silesia Revolt 1845. थोड़ा सा अगर हम पहले चले 1830 और 1848 से पहले अगर हम बात करते हैं 1830 की, हम लोगों ने देखा किस तरीके से जो यूरोप था दैट वाज अंडर द कर्ज ऑफ योर इकोनॉमिक हैम्परनेस. वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस वर नॉट गुड एट द टाइम. People were starting revolt against the king, revolt against the constitutional monarchy at that time. लेकिन बेटा कुछ revolts और हुए. That is the most important one was revolt of Silesia 1845. ये related था weavers से. So students, कोई question आता है, explain the Silesia Revolt 1845. Actually in the year of 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors were those who supplied raw material and give them orders of finished textile, but drastically they reduce their payments. Problem arises at that time. weavers ने जब revolt किया, और revolt करने का कारण क्या था, जो raw material तो उनको सप्लाई किया जाता था और ये फिनिश प्रोडक्ट्स जब देते थे, फिनिश गुड्स देते थे, तो उसके बदले में उनको पेमेंट नहीं दी जाती थी. सो ऑन 4th of June at 2 PM, a large crowd of weavers emerged from their homes
and they march, the word is march in Paris up to the mansion of the contractors. वो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास गए, कॉन्ट्रैक्टर्स के सामने उन्होंने अपने डिमांड्स रखी। उनका डिमांड क्या था? हायर वेजेस। चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। वीवर्स की डिमांड्स क्या थे? जस्ट टू इंक्रीज देयर हायर वेजेस, or just to increase their wages. They demanded for the higher wages. So they were treated with scrawn and threads, and जो वीवर्स थे वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए जब उनके डिमांड्स को नहीं मानी गई, उनको हटाने की बात की गई। वो जब नहीं माने तो जो ग्रुप था उन्होंने जबरन कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे धावा बोल दिया। उन्होंने वहाँ के जो विंडो पेन्स थे, जो फर्नीचर्स थे, जो उनके चीनी मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे या जो गमले हुआ करते थे, उनको नुकसान पहुँचाया। और मैंने जैसे कहा कि ये लोग रिच पीपल होते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा पैसा था, उनका घर भी बहुत अच्छा था, और अल्टीमेटली उनके घर को तहस नहस किया वीवर्स ने। और अल्टीमेटली ग्रुप ब्रोक इनटू द स्टोर हाउस, और कुछ ऐसे ग्रुप थे, एक कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुसे, एक ग्रुप वो स्टोर हाउस में जहाँ पे कपड़े बनते थे, उन क्लोथ को उन्होंने टुकड़े टुकड़े में काट दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स दे फ्ली विद दिस, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया अपनी फैमिली के साथ पड़ोस के गांव में, जहाँ पर उनको रिफ्यूज़ किया गया, उनको शेल्टर नहीं मिला, और 24 घंटे के अंदर वो लौट कर आया आर्मी के साथ। और जो वीवर्स और आर्मी के बीच में जो एक लड़ाई हुई, उसमें 11 वीवर्स वर शॉट। यहाँ पे कुछ वर्ड है बेटा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स फ्ली, द वर्ड इज, वी कैन से द फ्लिट with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later with the army, with the forces, and in exchange with that, the weavers and army, 11 weavers were shot. That was the revolt of Silesia 1845. Students, अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन नेशनलिज्म और यूरोपियन नेशनलिज्म, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि रिवोल्ट जो अगर आम जनता कर रही थी, किसके अगेंस्ट में कर रही थी? वहाँ पे राजा के, यहाँ पे कॉलोनियल पावर्स के अगेंस्ट में। वहाँ पे जनता जब सेटिस्फाइड नहीं, तो दोनों कंडीशंस में द कॉमन पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द साइड ऑफ कॉलोनियल पावर्स था या फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड फ्रॉम द मोनार्कियल रूल्स। बट दोनों रूल कहीं ना कहीं क्या थे? पीपल डिडंट वांट, एंड दे वांटेड टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम मोनार्की और द कॉलोनियल पावर्स टू द डेमोक्रेसी। दे वांटेड टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी, और इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट किया। और रिवोल्ट हर सोसाइटी के हर हिस्से में हुआ, और दैट वॉज, वी कॉल्ड इट एज द सिलेसिया रिवोल्ट। हमने देखा किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो हार्डशिप था, हंगर था, उसने रिवोल्ट को जन्म दिया। कहीं ना कहीं वीवर्स का गुस्सा, कहीं ना कहीं पीजेंट्स का गुस्सा अल्टीमेटली लीड किया टुवर्ड्स द रिवोल्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं स्लाइड में आपको बता रही हूँ अबाउट द 1848 रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इट मीन्स अबाउट द फ्रैंकफर्ट असेंबली। सो वॉच द वीडियो एंड go through with the notes and learn and revise it. Thank you students, and just watch the another video.